जेन ज़ी और मिलेनियल्स में वैसे तो तमाम डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक चीज़ है जो दोनों में बहुत आम है और दोनों को पकड़ के रखता है, और वो है लिव इन रिलेशनशिप्स। अगर आप अपने पार्टनर या बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं और सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अचानक से आपका अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाता है और बात इतनी बिगड़ जाती है कि मारपीट पर आ जाती है, वो आप पर हाथ उठाता है या फिजिकली और मेंटली अब्यूज़ करता है, तो आप कहाँ जाएंगी? किस कानून के तहत अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगी? नमस्कार, मैं भूमिका हूँ, आप देख रहे हैं द रेड माइक। और अगर आप एक महिला हैं तो आज की चर्चा आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बट इफ यू आर अ मैन देन इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू लिसन, क्योंकि बात आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी कॉलीग, आपकी पार्टनर, इनकी सेफ्टी की है। तो एंड तक ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहले नज़र डालते हैं कुछ बेहद गंभीर और चौंका देने वाले आंकड़ों पर। आपको पता है, देश में महिलाओं या लड़कियों पर घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस के करीब 329 मामले हर रोज़ रिपोर्ट होते हैं। जी हाँ, हर रोज़ 329 मामले। कितना भयानक है ये। इनमें ज़्यादातर हिंसा करने वाला महिला का पति या उसका रिश्तेदार ही होता है। लेकिन फिर उन मामलों का क्या जिनमें ये डोमेस्टिक वायलेंस करने वाला महिला का पार्टनर तो होता है, उसके साथ भी रहता है, लेकिन उसका पति नहीं होता? हमारे देश में बदलते दौर या इवॉल्विंग कल्चर, वेस्टर्न कल्चर तो मैं नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी इवॉल्विंग कल्चर, इसके चलते लिव इन रिलेशनशिप सामाजिक तौर पर एक्सेप्टेबल हैं और लीगल भी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये दो कंसेंटिंग एडल्ट्स का निजी यानी पर्सनल मामला है और कोर्ट ने इसे राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के तहत क्रिमिनल ऑफेंस कहलाने से प्रोटेक्शन भी दी है। लेकिन क्राइम अगर इसी लिव इन रिलेशनशिप में होने लगे तो क्या होता है? क्योंकि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 2802 हत्याओं के और 1,20,000 डोमेस्टिक वायलेंस के मामले मैरिजेस, लव अफेयर्स और इलिसिट रिलेशनशिप्स के ही हैं। तो होता यह है कि जब दौर बदलता है तो साथ ही साथ नियम और कायदे कानून को भी बदलना पड़ता है और बदलना चाहिए भी। इसी सोच के साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया और 3 अगस्त 2026 को जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि अब से देश में महिलाओं के साथ हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ लिव इन रिलेशनशिप्स में रह रही महिलाएं या लड़कियों को भी आईपीसी सेक्शन 498A या अब बीएनएस सेक्शन 85 के तहत प्रोटेक्शन मिलेगा। जी हाँ, प्रोटेक्शन मिलेगा उनको भी जो शादीशुदा नहीं है। अब पहले ज़रा ये समझ लेते हैं कि ये आईपीसी सेक्शन 498 है क्या और हमें कैसे प्रोटेक्शन देता है। सेक्शन 498A एक क्रिमिनल लॉ प्रोविज़न था जो किसी भी महिला को उसके पति या उसके रिलेटिव की तरफ से किए गए डोमेस्टिक क्रूएलिटी या अब्यूज़ को पनिश करने के लिए लाया गया था। ये क्रूएलिटी सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं थी, बल्कि गंभीर फिजिकल या मेंटल हरासमेंट और डाउरी या किसी अनलॉफुल डिमांड को लेकर जो हरासमेंट होती है वो भी इसमें शामिल की गई थी। आसान भाषा में, पति या उसके परिवार के गंभीर डोमेस्टिक क्रूएलिटी के खिलाफ महिला सेक्शन 498A के तहत क्रिमिनल केस कर सकती थी। अब आईपीसी की जगह भारत में भारतीय न्याय संहिता लागू है और इसी ऑफेंस का कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन सेक्शन 85 बीएनएस में है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोटेक्शन उन महिलाओं या लड़कियों को भी देने का फैसला सुनाया जो शादीशुदा नहीं है। यानी हर बार कानूनी प्रोटेक्शन के लिए मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र या हाथ में शादी का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, बल्कि ट्विस्ट से ज़्यादा मैं कहूँगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने रखी और कहा कि अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज है, यानी ऐसा रिश्ता जो अपने नेचर में शादी जैसा हो या उसमें इंटेंट ऑफ मैरिज हो, यानी कि दोनों शादी करने की इच्छा रखते हों, तो ही उस रिश्ते में रहने वाली महिला को इस डोमेस्टिक क्रूएलिटी के खिलाफ सेक्शन 498A के प्रोटेक्शन मिल सकती है। मोटे मोटे शब्दों में रिश्ता सिर्फ लिव इन नहीं बल्कि मैरिज लाइक होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है
और बहुत ही जायज़ सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा लिव इन रिलेशनशिप है जिसे कानून शादी जैसा मानेगा, ये कैसे तय होगा और सुप्रीम कोर्ट को आखिर ये फैसला सुनाने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, और यहीं से ये सारी कहानी शुरू होती है। देखिए, कोई भी एक ऐसा टाइम डिफाइन नहीं किया गया कि अगर 1 साल रहेंगे या 10 साल रहेंगे, क्योंकि कई बार हो सकता है कि अगर आप 5-6 साल या 10 साल भी साथ रह रहे थे, लेकिन आप 2 डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं, कैजुअली मिल रहे हैं, या आपकी इंटेंशन नहीं है शादी की, आप साथ रह रहे हैं लेकिन लोगों को नहीं पता कि आपकी रिलेशनशिप क्या है। तो ऐसी रिलेशनशिप को आप मैरिज लाइक नेचर नहीं कह पाएँगे, आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। ये समय 1 साल भी हो सकता है और 4 साल भी हो सकता है। हो सकता है 4 साल वाली रिलेशनशिप भी ये प्रूव हो जाए कि ये मैरिज लाइक नेचर नहीं थी, और 1 साल भी एक अच्छा टाइम माना जाता है। अगर आप साथ रहते हैं, आप फाइनेंसेस शेयर कर रहे हैं, आपका बच्चा हो गया, या फिर आपने सोशली ये प्रेज़ेंट किया है कि आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो उसे मैरिज लाइक नेचर माना जाएगा। दरअसल इस पूरे फैसले के पीछे डॉक्टर लोकेश BH वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का एक केस है। इस केस में एक महिला ने अपने पार्टनर और उसके फैमिली मेंबर्स के खिलाफ क्रूएलिटी, डाउरी हरासमेंट, फिजिकल वायलेंस जैसे आरोप लगाए। लेकिन आरोपी की तरफ से एक बहुत ही बेसिक लीगल आर्ग्यूमेंट दिया गया कि सेक्शन 498 में हस्बैंड शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और अगर रिलेशनशिप में लीगली वैलिड मैरिज नहीं है तो 498 कैसे लागू हो सकती है। बात भी सही है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि जो शादी 2010 में हिंदू रिवाजों के मुताबिक हो चुकी है वो आज लीगली वैलिड ना हो। यहाँ सामने आता है एक चौंका देने वाला सच कि लोकेश पहले से ही शादीशुदा था और उसने अपनी पहली शादी की बात इस महिला से छुपाई थी, मतलब धोखा भी और वायलेंस भी। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जब पहली शादी मौजूद हो तो उसके रहते दूसरी शादी लीगली वैलिड नहीं मानी जाती। यानी एक तरफ दोनों ने रस्मों के मुताबिक शादी की, सालों तक साथ रहे और खुद को हस्बैंड वाइफ की तरह माना और दिखाया भी, लेकिन दूसरी तरफ लोकेश की पहली शादी मौजूद होने की वजह से उसकी दूसरी शादी को कानून लीगली वैलिड नहीं मानता। और यही एक बहुत बड़ा लीगल क्वेश्चन बनकर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि अगर किसी महिला ने किसी पुरुष के साथ शादी जैसे रिलेशनशिप में सालों जीवन बिताया हो, लेकिन फिर भी किसी एक टेक्निकल लीगल रीज़न की वजह से उसकी ये शादी लीगली वैलिड नहीं मानी जाती, तो क्या सिर्फ इस वजह से उसे डोमेस्टिक क्रूएलिटी के खिलाफ सेक्शन 498A की प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी? और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रोटेक्शन दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 498A को सिर्फ एक टेक्निकल इंटरप्रिटेशन तक सीमित नहीं किया जा सकता। अगर उससे कानून का असली उद्देश्य ही, जो कि महिलाओं को क्रूएलिटी से प्रोटेक्शन देना है, अगर वही कमज़ोर हो जाए। और इसी के साथ हमें हमारे सबसे बड़े सवाल का जवाब भी मिलता है कि आखिर कौन सी लिव इन रिलेशनशिप्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट की नज़रों में वैलिड हैं, 498 के तहत उन्हें प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो कोर्ट ने ये साफ रूल आउट किया कि हर लिव इन रिलेशनशिप को मैरिज लाइक नहीं माना जाएगा। यानी सिर्फ डेट करना, कैजुअली साथ रहना या कुछ टाइम के लिए एक दूसरे के साथ रहना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर काफ़ी नहीं है। कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप और रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर करते हुए कहा, जिस रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन मिलनी है उसमें मैरिज लाइक कैरेक्टर्स के साथ साथ शादी करने की इंटेंशन भी उस रिलेशनशिप का एक बहुत ही इंट्रिंसिक पार्ट होना चाहिए। मतलब कि दोनों का ये फैसला होना चाहिए, दोनों की ये सोच होनी चाहिए और मंशा होनी चाहिए कि आगे जाके वो शादी करेंगे। अब आप सोचेंगे कि भला कोर्ट कैसे तय करेगी कि कोई रिलेशनशिप सिर्फ लिव इन है या सच में रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज है। तो ये जानने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स पर थोड़ी नज़र डालनी पड़ेगी, खास करके इंदिरा शर्मा वर्सेस VKV शर्मा केस, जिसमें बताए गए कुछ फैक्टर्स हमें समझने पड़ेंगे। और वो फैक्टर्स हैं कि क्या दोनों काफ़ी लंबे समय से साथ रह रहे थे, क्या उन्होंने एक शेयर्ड डोमेस्टिक हाउस होल्ड यानी कि गृहस्थी बनाई थी, क्या दोनों फाइनेंशियल और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते थे, क्या समाज में वो खुद को एक कपल या मैरिड लाइक रिलेशनशिप के तौर पर प्रेजेंट करते थे, लोगों को पता था कि वो एक कपल हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि क्या उस रिश्ते में, रिलेशनशिप में मैरिज की इंटेंशंस थी या नहीं थी। इन फैक्टर्स को देखकर ही कोर्ट रिलेशनशिप का असली नेचर समझ सकता है।
और ये कोई एक फिक्स्ड चेकलिस्ट नहीं है, हर केस के फैक्ट्स अलग हो सकते हैं। इंटेंशन क्या थी, वो इंटेंशन प्रूव करेगी। अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, आप अपने पार्टनर के लिए अपना करियर सेक्रीफाइस कर देते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप बिल्स पे करते हैं एक दूसरे के, आप लोगों के बीच फाइनेंसेस डिसाइड नहीं है कि एक ही बंदा है जो रेंट पे कर रहा है, आप लाइक अ वाइफ रह रही हैं, सारी चीजें सेक्रीफाइस कर रही है, उसकी फैमिली का टेक केयर कर रही है, सारी कुछ उसके लिए कर रही है, और बाद में एक दिन आप वो व्यक्ति कह देता है मेरी इंटेंशन नहीं है शादी करने की, या हम लोग लीगली वेडेड नहीं है। तो ऐसे केसेस में ये जो फैसला आया ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक व्यक्ति की इंटेंशन नहीं थी, लेकिन आप बिहेव ऐसे कर रहे हो, आप सामने वाले व्यक्ति को इस उसमें रख रहे हो कि हाँ हम शादीशुदा की ही तरह है, बस कुछ चीजों की वजह से हम शादी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैरिज लाइक नेचर आ जाता है। आसान भाषा में कहूँ तो इसका मतलब साफ है कि हर कैजुअल या शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में ब्रेकअप के बाद सेक्शन 498 नहीं लगा सकते, और ख़ास तौर से सिर्फ ये कहना कि हम लिव इन रिलेशनशिप में थे, इसके बाद अगर आप इस सेक्शन के अंदर प्रोटेक्शन मांगे तो वो वैलिड नहीं होगा। कोर्ट ये देखेगा कि रिश्ता कैसा था, कैसे चल रहा था, दोनों कितने समय तक साथ रह रहे थे और दोनों उसे किस तरह समझते थे और निभाते थे। तो ये था सिक्के का एक पहलू। अब दूसरा पहलू जो हमें लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर और भी बड़ी आर्ग्यूमेंट की तरफ ले जाता है, क्योंकि जहां हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कंसेंटिंग एडल्ट्स को ये फ्रीडम दी है कि वो अपनी मर्जी से किसी के भी साथ रह सकते हैं। इनफैक्ट मैरिज लाइक लिव इन रिलेशनशिप्स में सेक्शन 498 के तहत प्रोटेक्शन भी दे दी है, और इस सब के लिए कोर्ट ने किसी डॉक्यूमेंटेशन या रजिस्ट्रेशन की मांग अब तक नहीं की है। वहीं हमारे देश में कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं, ऐसी स्टेट्स गवर्नमेंट भी हैं जो कह रही हैं कि अगर आप ऐसा कोई रिलेशनशिप चुन रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप जैसा रिलेशनशिप आप रहने के लिए चुन रहे हैं, तो उसका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड भी होना चाहिए। बीजेपी शासित ऐसे 5 राज्य हैं जहां की सरकार लिव इन रिलेशनशिप्स को सिर्फ लीगल रिकॉग्निशन नहीं बल्कि फॉर्मल रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड के दायरे में लाने की कोशिश कर रही हैं। और उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लिव इन रिलेशनशिप को फॉर्मली रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टेट की व्यवस्था मौजूद है। इसके तहत रिलेशनशिप शुरू होने के 30 दिन के अंदर ही रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, और अगर ऐसा नहीं करा सकते तो आपके ऊपर जुर्माना होगा, आपको 3 महीने तक की सज़ा भी हो सकती है और 10,000 तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। दोनों का प्रोविज़न है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर इसके लिए बाकायदा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्विस, डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रार की प्रक्रिया दी गई है। उत्तराखंड के अलावा असम, गुजरात और गोवा ने भी अपने यूसीसी फ्रेमवर्क में लिव इन रिलेशनशिप्स की मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का प्रोविज़न रखा है, और असेंबली इस कानून को पास कर चुकी है। हालांकि बाकी के राज्यों में जो रूल्स हैं और जो पनिशमेंट्स हैं वो उत्तराखंड जैसे स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन है। लेकिन अब तो राजस्थान भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां प्रपोज्ड यूसीसी फ्रेमवर्क में लिव इन रिलेशनशिप्स की मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात रखी जा चुकी है। तो देश में एक ही लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कानूनों में इतना अंतर क्यों? और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल निकल के आता है कि आखिर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही क्यों है? क्या सिर्फ ये गवर्नमेंट की निगरानी के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई जेन्युइन लीगल या सोशल पर्पस भी है? क्योंकि सोचिए, अगर आप सालों से अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हैं और बाद में वही बॉयफ्रेंड आपको फिजिकली अब्यूज़ भी करता है और रिपोर्ट करने पर रिलेशनशिप से इनकार ही कर देता है, तब आप क्या करेंगी? तो आपके लिए सबसे बड़ी और पहली मुश्किल यही साबित करना हो जाएगी कि आप उसके साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में थी भी। ऐसे में एक ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड कम से कम रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस को तो एस्टेब्लिश करने में आपकी मदद कर सकता है, और यही रजिस्ट्रेशन के पक्ष में सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है। अगर रिलेशनशिप डॉक्यूमेंटेड है तो आगे चलकर खुदा न खास्ता अगर वायलेंस होता है, अबैंडनमेंट होती है, मेंटेनेंस या दूसरे लीगल डिस्प्यूट्स में उस रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना पड़े, तो ये कंपैरेटिवली बहुत आसान होगा। लेकिन यहीं से इस पूरी व्यवस्था का एक दूसरा और ज़्यादा अनकंफर्टेबल सवाल भी उठता है कि अपने पार्टनर के साथ रहना 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स का एक प्राइवेट डिसीजन है, एक पर्सनल डिसीजन है,
और उस पर्सनल रिलेशनशिप का ऑफिशियल रिकॉर्ड रखना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होना चाहिए? क्योंकि रजिस्ट्रेशन का मतलब सिर्फ प्रोटेक्शन का रिकॉर्ड ही नहीं है। इसका मतलब सीधा है कि सरकार को पता है कि आप किसके साथ रह रहे हैं, और साथ ही साथ आपके घर वालों और समाज को भी पता है। और क्या ये एक राइट टू प्रिवेसी का इन्वेजन नहीं है? और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी डिबेट कि क्या मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन महिलाओं को ज़्यादा लीगल सिक्योरिटी देगा, या इससे कंसेंटिंग एडल्ट्स की प्राइवेसी पर स्टेट का दखल बढ़ेगा। लिव इन रिलेशनशिप का अगर आप रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हो तो वो रजिस्ट्रेशन तो आपको इनिशियल डेज में करवाना है, तो उससे ये कैसे प्रूव हो जाएगा कि आप कितने लंबे टाइम तक रहना चाह रहे थे, कि हमारी इंटेंशन अगले 10 साल साथ रहने की है। और फिर दूसरी चीज ये है कि हमारी सोसाइटी आज भी इतनी मेच्योर नहीं हुई है कि के वक्त जो दूसरा लड़का होगा वो अपनी वाइफ का रजिस्ट्रेशन देख के उस चीज का कोई साइड इफेक्ट उसकी शादी पे नहीं पड़ेगा, या फिर फैमिली वाले उसको बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है बच्चा अपनी चॉइस से रह रहा है, रह ले, ये उसकी लाइफ है ना। तो ये उसके राइट टू प्राइवेसी का खुलेआम उल्लंघन होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या सही है, क्या गलत है, इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। और देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए द रेड माइक।